हेलो गुड मॉर्निंग दोस्तों। टाइम्स कॉम्पिटिटिव क्लासेस के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज है 14 जनवरी और आज के करंट अफेयर्स के जितने भी महत्वपूर्ण सवाल बन सकते हैं उन सभी सवालों के बारे में चर्चा करेंगे और उससे रिलेटेड जितने भी स्टैटिक के सवाल बन सकते हैं उसके बारे में भी मैं आप लोगों को बताऊँगा। इसलिए वीडियो को अंत तक बने रहें और वीडियो अगर अच्छा लगा तो दोस्तों को ज़रूर शेयर करें और लाइक करें। अगर यदि आप चैनल पर नए हैं दोस्तों तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और हाँ, आज की क्लास की पीडीएफ फाइल मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप वहां से जाके डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं बिना देरी करते हुए। ये रहा आपके सामने पहला सवाल। कजाकिस्तान के नए प्रधानमंत्री के रूप में किसने शपथ ग्रहण की है? तो कजाकिस्तान के नए प्रधानमंत्री का चुनाव हुआ है, जिसमें किसने नया प्रधानमंत्री कौन बने कजाकिस्तान के? तो इसका सही जवाब है अली खान अस्माइलोव। अली खान अस्माइलोव जो हैं सो कजाकिस्तान के नए प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ग्रहण किए हैं। और उसको शपथ ग्रहण कराने वाले वहाँ के राष्ट्रपति जो हैं कासिम जोमार्ट कजाकिस्तान के जो राष्ट्रपति हैं उसने इसको शपथ ग्रहण कराए हैं। तो आप लोगों को समझ में आया होगा कि कजाकिस्तान के नए जो प्रधानमंत्री कौन बने हैं, अली खान अस्माइलोव। अब आपको हम कजाकिस्तान को वर्ल्ड मैप में दिखाते हैं कि कहाँ है ये कजाकिस्तान। ये रहा आपके सामने कजाकिस्तान, इसको हम जूम करके आपको दिखाते हैं। ये रहा कजाकिस्तान, समझ में आया होगा। ये क्या है? ये कजाकिस्तान है। ये पूरा क्या है? कजाकिस्तान। कजाकिस्तान की बात करें तो इसकी राजधानी, कजाकिस्तान की राजधानी जो है सो नूर सुल्तान है। कजाकिस्तान की राजधानी नूर सुल्तान कजाकिस्तान की नई राजधानी है। और कजाकिस्तान की पुरानी राजधानी जो थी वो आस्ताना थी। कजाकिस्तान की पुरानी राजधानी क्या थी? आस्ताना। और इसकी नई राजधानी क्या बनी है? नूर सुल्तान। तो आपको समझ में आएगा कि कजाकिस्तान कहाँ है ये। और ये विश्व का सबसे बड़ा लैंडलॉक कंट्री है। लैंडलॉक कंट्री मीन्स इसकी जो सीमा है वो कहीं भी सागर से नहीं लगती, इसलिए इसे लैंडलॉक कंट्री कहा जाता है। ठीक है, अब चलते हैं इससे रिलेटेड जितने भी स्टैटिक के सवाल बन सकते हैं, जो सवाल पूछे जाते हैं एग्जाम में, उसके बारे में बताता हूँ आपके सामने। ये विश्व की सबसे बड़ी स्थल अवरुद्ध देश कौन सा है? अभी मैंने बताया स्थल अवरुद्ध मीन्स होता है लैंडलॉक कंट्री। लैंडलॉक कंट्री जिसकी सीमा जो है तो समुद्र से नहीं लगती है, वो कौन सा देश है? वो कजाकिस्तान है। आई होप ये समझ में आया होगा आपको। मैंने मैप पर दिखाया कि कजाकिस्तान कहाँ है और इसकी सीमा जो है सो समुद्र से नहीं लगती है। अगला सवाल, भारत का पहला उपग्रह आर्यभट्ट कहाँ से छोड़ा गया था? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसमें आप स्टार लगा लीजिए। ये सवाल पूछा जाता है एग्जाम में कि भारत का पहला जो उपग्रह था आर्यभट्ट वो कहाँ से छोड़ा गया था? तो इसका सही जवाब है कजाकिस्तान। कजाकिस्तान से भारत का पहला उपग्रह जो है सो आर्यभट्ट लॉन्च किया गया था। और ये कब लॉन्च किया गया था? तो 1975 में, 1975 में ये उपग्रह को लॉन्च किया गया था कजाकिस्तान से। चलिए, ये जो सवाल बन सकते थे कजाकिस्तान से एग्जाम की दृष्टि से वो मैंने आपको बताया। अब चलते हैं अगली सवाल की तरफ। ये रहा आपके सामने दूसरा सवाल। अब सवाल क्या है? 11 जनवरी 2022 को डीआरडीओ ने मानव संचालित एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल का सफल परीक्षण किया है। मैं पहले इसके डीआरडीओ के बारे में बताता हूँ। डीआरडीओ की स्थापना कब हुई है? डीआरडीओ की स्थापना 1 जनवरी 1958 को डीआरडीओ की स्थापना हुई। इसके वर्तमान में जो अध्यक्ष हैं वो सतीश रेड्डी हैं। इसके वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? सतीश रेड्डी इसके वर्तमान में अध्यक्ष हैं। और इसका मुख्यालय कहाँ है? इसकी मुख्यालय की बात करें तो डीआरडीओ का मुख्यालय मुंबई में इसका मुख्यालय है। अब आते हैं क्वेश्चन की तरफ। तो डीआरडीओ जो सो मानव संचालित एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल लॉन्च किया है, MPATGM, मेन पोर्टेबल एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल। ठीक है, तो ये इसका नाम है मिसाइल का, जिसको सफलतापूर्वक लॉन्च किया डीआरडीओ ने। और इसकी मारक क्षमता कितनी है? तो इसकी मारक क्षमता 2.5 किलोमीटर है। इसकी मारक क्षमता कितनी है? 2.5 किलोमीटर। इसको मैं बता दूं कि मानव संचालित मीन्स मैन पोर्टेबल है। ये सबसे इम्पोर्टेंट सवाल कि ये मैन पोर्टेबल है। मैन पोर्टेबल मीन्स होता है क्या है कि कोई भी मिसाइल को आसानी से एक जगह से दूसरे जगह मानव द्वारा ले जाया जा सकता है, कैरी किया जा सकता है, उसको मैन पोर्टेबल बोलते हैं। और एंटी टैंक मीन्स क्या होता है? ये क्या करेगा? ये टैंक को टारगेट करता है, टैंक को हिट करेगा। ठीक है, जितने भी युद्धक टैंक होते हैं उसको ये उड़ाने में सक्षम है। गाइडेड मिसाइल मीन्स क्या होता है? गाइडेड मीन्स होता है दागो और भूल जाओ, फायर एंड फॉरगेट। इसको दागो और भूल जाओ मीन्स ये अपने लक्ष्य को भेद कर ही आता है। अगर इसे टारगेट को सेट करके फिक्स किया जाता है तो ये टारगेट को हिट करके ही आता है, इसलिए बोलते हैं इसको गाइडेड मिसाइल। आई होप ये समझ में आया होगा कि ये क्या है। चलिए चलते हैं अगले सवाल की तरफ। ये नाग क्या है? तो नाग के बारे में बता दूं, नाग एक एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल है। नाग क्या है? एक एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल है। एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल है नाग।
और दूसरा S-400 के बाद बारे में बात करें तो S-400 एक क्या एयर डिफेंस सिस्टम है, एयर डिफेंस सिस्टम है, ठीक है, जो रूस से खरीदा गया। भारत जो हाल ही में S-400 मिसाइल जो है सो रसिया से खरीदा है और इसकी मारक क्षमता कितनी है? S-400 की मारक क्षमता की बात करें तो इसकी मारक क्षमता 400 किलोमीटर है। S-400 की ये मारक क्षमता कितनी है? 400 किलोमीटर। और ये कैसा मिसाइल है? तो ये मिसाइल नहीं, ये एयर डिफेंस सिस्टम है। ये हवाई हमले को रोकने में सक्षम है। और ये कितनी दूर के हवाई हमले को रोक सकता है? जो 400 किलोमीटर की दूरी के हवाई हमले को रोक सकता है, जिसका नाम है S-400 और इसको भारत जो है सो रसिया से खरीदा है। APJ अब्दुल कलाम द्वीप कहाँ स्थित है? तो APJ अब्दुल कलाम द्वीप जो है उड़ीसा में स्थित है। उड़ीसा में APJ अब्दुल कलाम द्वीप स्थित है। और ये किसका नया नाम है? तो व्हीलर द्वीप का ये नया नाम है। पहले व्हीलर द्वीप था, इसको नाम बदलकर APJ अब्दुल कलाम द्वीप कर दिया गया, जो उड़ीसा में स्थित है। और यहीं से DRDO जो है अपना मिसाइल का परीक्षण करता है। चलिए चलते हैं अगले सवाल की तरफ। ये रहा आपके सामने तीसरा सवाल क्या है कि दिसंबर 2021 के लिए ICC प्लेयर ऑफ द मंथ पुरस्कार किसे दिया गया? तो पहले ICC के बारे में बता दूं आपको। ICC की स्थापना 1909 में हुई थी। 1909 में ICC की स्थापना हुई थी और इसका मुख्यालय है दुबई में इसका मुख्यालय UAE में UAE की राजधानी दुबई में इसका क्या है? मुख्यालय है। राजधानी इसका दुबई UAE का एक शहर है जहाँ इसका मुख्यालय है। और इसके अध्यक्ष वर्तमान में ICC के अध्यक्ष जो हैं ग्रेग बर्कले हैं। कौन है? ग्रेग बर्कले ICC के अध्यक्ष हैं। अब आते हैं सवाल की तरफ। तो ICC जो है सो दिसंबर का प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड दिया गया है एजाज पटेल को। किसे दिया गया? एजाज पटेल को। और एजाज पटेल कहाँ के हैं? ये एक न्यूजीलैंड के बॉलर हैं। न्यूजीलैंड के बॉलर हैं और एजाज पटेल ही दुनिया के तीसरे ऐसे गेंदबाज हैं जो एक ही पारी में 10 विकेट लेने का मुकाम हासिल किया है। वो कौन खिलाड़ी हैं? एजाज पटेल। आई होप ये सवाल आपको अच्छे से समझ में आया होगा कि एजाज पटेल को प्लेयर ऑफ द मंथ दिसंबर के लिए चुना गया। एक और महत्वपूर्ण बात कि ये जो पहला अवार्ड प्लेयर ऑफ द मंथ जो ICC ने शुरू किया था, उसमें फर्स्ट अवार्ड जो मिला था वो अवार्ड मिला था ऋषभ पंत को। ये आपको याद रखना है। ये पहला अवार्ड किसको मिला था? ऋषभ पंत को, जो भारतीय खिलाड़ी बैट्समैन हैं। चलिए चलते हैं अगले सवाल की तरफ। ये हैं एजाज पटेल जो न्यूजीलैंड के खिलाड़ी हैं और दिसंबर के लिए प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड मिला है। चौथा सवाल, जनवरी 2022 में नॉर्थ ईस्ट फेस्टिवल का 9वां संस्करण कहाँ आयोजित किया गया? तो पहले बता दूं ये कौन सा फेस्टिवल है? नॉर्थ ईस्ट फेस्टिवल। और केवां संस्करण है? ये 9वां संस्करण हुआ। और ये दिल्ली में आयोजित होने वाला था, लेकिन ओमिक्रॉन की वजह से ये रद्द कर दिया गया, ठीक है। और ये इसको कहाँ मनाए जाने का फैसला लिया गया? तो ये मनाए जाने का फैसला लिया गुवाहाटी में। गुवाहाटी कहाँ? असम में। असम की राजधानी में गुवाहाटी में नॉर्थ ईस्ट फेस्टिवल मनाए जाने की घोषणा हुई, ठीक है। और दिल्ली में होना था और क्यों नहीं हुआ? क्योंकि ओमिक्रॉन की वजह से ये रद्द हो गया और इसको कहाँ मनाया गया? गुवाहाटी में। चलिए चलते हैं इससे संबंधित सवाल की तरफ। ये नॉर्थ ईस्ट फेस्टिवल और किस थीम के साथ किया गया? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, उस पर स्टार्ट लगा लीजिए आप कि जो नॉर्थ ईस्ट फेस्टिवल हुआ कौन से थीम के साथ हुआ? तो कनेक्टिंग पीपल सेलिब्रेटिंग लाइफ, ये थीम के साथ नॉर्थ ईस्ट फेस्टिवल का संपन्न हुआ। चलिए चलते हैं इससे संबंधित जो सवाल बन सकते हैं स्टैटिक के, वो मैं आपको बताता हूँ। हाल ही में जुड़ीमा वाइन एक तरह की वाइन है, ठीक है, जिसको GI टैग मिला है। और ये कहाँ का है? असम का। कहाँ की है? असम की है और इसको GI टैग मिला है। अब GI टैग के बारे में बात करें तो GI टैग प्राप्त करने वाला पहला कौन सा पद था? तो GI टैग प्राप्त करने वाला पहला दार्जिलिंग की चाय। मैं बता दूं दार्जिलिंग की जो चाय थी उसको पहला GI टैग प्राप्त करता था, ठीक है। अब अगले सवाल की तरफ। हिमालयन फिल्म फेस्टिवल का आयोजन कहाँ हुआ? हिमालयन फिल्म फेस्टिवल की बात करें तो हिमालयन है, तो आप इसमें अनुमान भी लगा सकते हैं कि हिमालयन होगा कहाँ होगा? तो लेह लद्दाख में हिमालयन फिल्म फेस्टिवल मनाया गया, ठीक है। अब चलते हैं अगले सवाल की तरफ। इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल का आयोजन 2021 में कहाँ हुआ? तो इसका सही जवाब है गोवा। हर बार इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल का आयोजन कहाँ होता है? गोवा में होता है। और 2021 का जो हुआ वो 52वां नंबर का था। कितने नंबर का था? 52वें नंबर का था। और कहाँ हुआ? गोवा में। अब चलते हैं अगले सवाल की तरफ।
भारत का नवीनतम नेशनल पार्क दिहिंग पटकई किस राज्य में स्थित है? इस पर आप स्टार लगा लीजिए। ये सवाल आने की प्रबल संभावना है कि भारत का जो नवीनतम नेशनल पार्क है दिहिंग पटकई नेशनल पार्क, वो किस राज्य में है? तो इसका सही जवाब है असम। असम में कुल 7, और ये असम का 7वां नेशनल पार्क है और देश का नवीनतम नेशनल पार्क। असम में कौन कौन से नेशनल पार्क हैं? तो है मानस है, काजीरंगा है, ओरेंग है, डिब्रू सैखोवा है और रायमोना नेशनल पार्क है। ये सारे नेशनल पार्क कहाँ हैं? और दिहिंग पटकई, ये सारे नेशनल पार्क असम में है। आई होप ये समझ में आया होगा कि असम में कुल कितने भी वर्तमान में नेशनल पार्क हैं, तो 7, और देश का नवीनतम नेशनल पार्क दिहिंग पटकई नेशनल पार्क जो असम में है। अगले सवाल की तरफ, ये रहा आपके सामने 5वां सवाल। जनवरी 2022 में जारी हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2022 Q1 में भारत कौन से पायदान पर रहा? तो पहले हेनले पासपोर्ट के बारे में बताता हूँ। ये जो है सो हेनले पासपोर्ट ने एक रिपोर्ट जारी किया है, जिसका नाम है Q1। ये क्या करता है कि ये बताता है कि किस देश की पासपोर्ट कितनी मजबूत है। ठीक है, ये इस रिपोर्ट में बताया गया है, जिसमें तो ये इसमें जो सबसे मजबूत पासपोर्ट जो है वो जापान की है। जापान और सिंगापुर प्लस सिंगापुर साथ में संयुक्त रूप से दोनों इस विश्व के सबसे मजबूत पासपोर्ट की सूची में पहले पायदान पर हैं। और इसमें भारत जो है सो 83वें स्थान पर है, 83 स्थान पर। ठीक है, आपको समझ में आया होगा कि हेनले पासपोर्ट इंडेक्स जो जारी किया उसमें से भारत कितवें स्थान पर है? 83वें स्थान पर। और किस में? तो किस देश की पासपोर्ट कितनी मजबूत है इसमें ये बताया गया है, जिसमें पहले स्थान पर जापान और सिंगापुर दोनों संयुक्त रूप से पहले स्थान पर हैं, और भारत जो है सो 83वें पायदान पर है, 83 नंबर पर है। आई होप ये सवाल समझ में आया होगा। ये बहुत ही बढ़िया सवाल है, प्यारा सवाल है, आप इसको ध्यान में रखिए, ये सवाल आने की संभावना है। ठीक है, चलिए चलते हैं अगले सवाल की तरफ से। ये रहा 6ठा सवाल। 15 से 18 वर्ष आयु वर्ग के बच्चों का टीकाकरण कराने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है? राज्य व केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन बहुत ही बढ़िया सवाल है कि 15 से 18 वर्ष के आयु वर्ग के बच्चों का टीकाकरण कराने वाला देश का पहला राज्य व केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? तो इसका सही जवाब है लक्षद्वीप। लक्षद्वीप पहला ऐसा राज्य है, केंद्र शासित प्रदेश है, जो 15 से 18 वर्ष के आयु वर्ग के बच्चों का टीकाकरण कराने का फैसला लिया है। अब इसमें दिख रहा होगा आपको हिमाचल प्रदेश जो 100% टीकाकरण वाला पहला राज्य, भारत का पहला राज्य, 100% वैक्सीनेशन वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है? हिमाचल प्रदेश। और अगर शहर बोले कि 100% टीकाकरण वाला पहला शहर, तो हिमाचल प्रदेश का ही किन्नौर शहर है। किन्नौर शहर जो है हिमाचल प्रदेश का पहला शहर है जो 100% वैक्सीनेशन वाला शहर है। और अगर 100% वैक्सीनेशन वाला गांव पूछे तो ये कौन सा गांव है, ये आपको कमेंट में बताना है। ठीक है, 100% गांव वैक्सीनेशन वाला कौन सा गांव है। तो चलते हैं अब अगले सवाल की तरफ। ये देखिए क्या है कि 3 जनवरी 2022 ये इस दिन से वैक्सीनेशन स्टार्ट हुआ है। ठीक है, बच्चों का वैक्सीनेशन मीन्स 15 से 18 आयु वर्ग के बच्चों का वैक्सीनेशन कब शुरू हुआ है? तो 3 जनवरी 2022 से। इसको आप ध्यान में रखिएगा, ये डेट पूछ सकता है कि बच्चों का मीन्स 15 से 18 वर्ष के बच्चों का सामूहिक टीकाकरण कब से शुरू हुआ? तो 3 जनवरी से। और जो सामूहिक टीकाकरण अभियान 14 जनवरी से शुरू हुआ था, 14 जनवरी 2021 से, जिसमें 21+ आयु वर्ग के लोगों का इसमें टीकाकरण होना था, वो 14 जनवरी 2021 में। और 15 से 18 वर्ष के बच्चों का टीकाकरण जो है वो 3 जनवरी 2022 से। आई होप ये सवाल अच्छे से समझ में आया होगा। अब चलते हैं, आपको अगले सवाल की तरफ ले जाते हैं। ये रहा 6ठा सवाल। हाल ही में कौन सा शहर मेट्रो परियोजना वाला भारत का पहला शहर बन गया होगा? आपको लग रहा होगा कि यहाँ कोई मेट्रो टाइप में जल में कोई ट्रेन चलेगी, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं है। आप इसके बारे में आपको बता दूं कि कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड जो है, कोची शिपयार्ड लिमिटेड, ये 23 मीन्स 23 जो है इलेक्ट्रिक बोट बनाएगा। ठीक है, इलेक्ट्रिक बोट बनाएगा, जिसका नाम दिया गया है मेट्रो परियोजना। जिसका नाम क्या दिया गया है? मेट्रो परियोजना। और ऐसा करने वाला भारत का पहला शहर है जो सो कोची है। और जो पहला इलेक्ट्रिक बोट है उसका नाम दिया है मुजरिस इसका नाम दिया है। और ये जो किसके सहायता से किया जा रहा है? तो ये जर्मनी की सहायता से किया जा रहा है। तो आपको ये समझ में आएगा कि मेट्रो परियोजना वाला पहला शहर क्या है।
तो कोची शिपयार्ड लिमिटेड द्वारा 30 इलेक्ट्रिक नाव बनाए जाएंगे, इलेक्ट्रिक से चलने वाले नाव बनाए जाएंगे। उसी परियोजना का नाम दिया है मेट्रो परियोजना, और इसके तहत भारत का पहला शहर कौन सा है? कोच्चि है। ठीक है, अब चलिए चलते हैं अगले सवाल की तरफ। ये रहा आपके सामने 8वां सवाल। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त करने की घोषणा की गई? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, इस पर आप स्टार लगा लीजिए, बिंदी लगा लीजिए, ये सवाल आएगा, इसमें फिक्स है, सवाल आएगा ही, आने वाले एग्जाम में आएगा ही आएगा। अब आपको बताते हैं पहले इसरो के बारे में कि इसरो की स्थापना कब हुई थी। इसरो की स्थापना की बात करें तो इसकी स्थापना 15 अगस्त 1969 को हुई थी। 1969 को इसकी स्थापना हुई थी। ठीक है, इसका मुख्यालय की बात करें तो इसकी मुख्यालय बेंगलुरु में है। बेंगलुरु में इसरो का मुख्यालय कहाँ है? बेंगलुरु में। इसकी स्थापना कब हुआ? 15 अगस्त 1969 को। ठीक है, अब वर्तमान में इसके अध्यक्ष किसे बनाए जाने की घोषणा की है? अभी तो है सतीश रेड्डी, लेकिन उसका कार्यकाल समाप्त होने वाला है और उसके स्थान पर नए जो अध्यक्ष बनेंगे वो हैं एस सोमनाथ। बहुत ही बढ़िया सवाल, ये एस सोमनाथ जो है इसरो के नए अध्यक्ष बनेंगे। ठीक है, आई होप ये सवाल समझ में आया। आपको बात करते हैं, ऑप्शन में दिख रहा होगा AK मित्तल, AK गोयल मीन्स अतुल कुमार गोयल। अतुल कुमार गोयल को IBA का अध्यक्ष बनाया गया। IBA क्या है? मीन्स इंडियन बैंकिंग एसोसिएशन। इसका अध्यक्ष किसे बनाया गया? अतुल कुमार गोयल को। अब चलिए चलते हैं, आपको अगले सवाल की तरफ ले चलते हैं। आप इस सवाल को ध्यान से रखिएगा, ठीक है, कि इसरो का नया अध्यक्ष कौन बनने वाला है? तो एस सोमनाथ। ये रहे आपके सामने एस सोमनाथ, इसरो के नए चेयरमैन। इसरो के नए चेयरमैन कौन बनने वाले हैं? एस सोमनाथ। चलिए चलते हैं अगले सवाल की तरफ। ये रहा आपके सामने 9वां सवाल। हाल ही में खबरों में रहा उल्फ ज्वालामुखी किस द्वीप समूह का सबसे ऊंचा शिखर है? तो पहले बताऊं मैं, उल्फ ज्वालामुखी जो है सो गैलोपेगास द्वीप समूह में है। कहाँ? गैलोपेगास द्वीप समूह में है। और ये जो समूह जो है सो किस देश के अंतर्गत आता है? तो ये इक्वाडोर के अधीन आता है। इक्वाडोर के अधीन आता है गैलोपेगास द्वीप समूह, और ये सबसे ऊंची शिखर है। ठीक है, सबसे ऊंची शिखर इसी पर उल्फ ज्वालामुखी है। ठीक है, गैलोपेगास द्वीप समूह की सबसे ऊंची चोटी पर ही उल्फ ज्वालामुखी है, जो कौन से देश में आता है? इक्वाडोर में। और ये इसको ध्यान में रखिएगा कि ये प्रशांत महासागर में आता है। किसमें? प्रशांत महासागर में आता है। और ये चर्चा में क्यों रहा है? क्योंकि इसमें विस्फोट हुआ है। इसमें क्या हुआ है? विस्फोट में हुआ है, इसलिए ये चर्चा में है। तो इसको आप समझ में आएगा कि गैलापागोस द्वीप समूह कहाँ है? इक्वाडोर में। ठीक है, अब चलते हैं अगले सवाल की तरफ। ये रहा इससे संबंधित स्टैटिक के जितने सवाल बन सकते हैं एग्जाम की दृष्टि से, वो सारे सवाल। माउंट कोटोपेक्सी ज्वालामुखी कहाँ स्थित है? बहुत ही बढ़िया सवाल है, आप इसको VVI सवाल लगा लीजिए। माउंट कोटोपेक्सी ज्वालामुखी जो है सो इक्वाडोर में है। माउंट कोटोपेक्सी ज्वालामुखी कहाँ है? इक्वाडोर में माउंट कोटोपेक्सी ज्वालामुखी है। अब ये सवाल बहुत ही अच्छा है कि पेरू और बोलीविया की सीमा पर कौन सा झील स्थित है? आप बताएं कि पेरू और बोलीविया की सीमा पर कौन सा झील है? तो पेरू और बोलीविया की सीमा पर टीटीकाका झील स्थित है। कौन सा है? टीटीकाका झील पेरू और बोलीविया की सीमा पर स्थित है। ठीक है, टीटीकाका झील पेरू और बोलीविया की सीमा पर है। टीटीकाका झील पेरू और बोलीविया की सीमा पर स्थित है। अब चलते हैं अगले सवाल की तरफ। पृथ्वी का फेफड़ा किसे कहा जाता है? तो पृथ्वी का फेफड़ा जो है सो अमेजोन वर्षा वन को पृथ्वी का फेफड़ा कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसमें विश्व की सर्वाधिक जैव विविधता कहाँ पाई जाती है? अमेजोन वर्षा वन में विश्व की सबसे ज़्यादा जैव विविधता पाई जाती है, और विश्व की कुल जैव विविधता का 20% हिस्सा जो है सो अमेजोन वर्षा वन से प्राप्त होता है। अब इसको समझ में आया होगा। अब अगला सवाल, पैटागोनिया मरुस्थल कहाँ स्थित है? तो पैटागोनिया मरुस्थल जो है सो अर्जेंटीना में है। कहाँ है? पैटागोनिया मरुस्थल जो है सो अर्जेंटीना में। और अर्जेंटीना की बात करें तो अर्जेंटीना में घास के मैदान को पंपास कहते हैं। अर्जेंटीना के में घास के मैदान को क्या कहते हैं? पंपास। ये बहुत ही बार बार पूछा जाने वाला सवाल है, घास के मैदान कि अर्जेंटीना के घास के मैदान को क्या कहते हैं? पंपास कहते हैं। अगला सवाल, विश्व बैंक द्वारा 20 वर्ष 2022-23 के लिए भारत की GDP वृद्धि दर का अनुमान कितना लगाया है? तो पहले मैं विश्व बैंक की बात करूं, वर्ल्ड बैंक का मुख्यालय कहाँ है? वाशिंगटन DC में है। वाशिंगटन DC में है, जो कि कहाँ है? USA में। और इसकी स्थापना कब हुई है?
1945 में 1945 में वर्ल्ड बैंक की स्थापना हुई और वर्तमान में इसके जो अध्यक्ष हैं, वर्तमान में इसके अध्यक्ष डेविड मालपास हैं। कौन है? डेविड मालपास जो है वर्तमान में इसके अध्यक्ष हैं, वर्ल्ड बैंक है। ठीक है, अब आते हैं सवाल की तरफ। तो विश्व बैंक ने है जो भारत की जीडीपी वृद्धि दर का अनुमान 22-23 के लिए कितना परसेंट रखा है? तो आप ऑप्शन को देखें, 8.2%, 8.3%, 8.4%, 8.5%। काफ़ी कन्फ्यूजिंग लग रहा है कि कौन सा सवाल हो इसका सही जवाब होगा, तो इसको आप ध्यान में रखें। इसका सही जवाब है 8.3%। 8.3% जो है सो वर्ल्ड बैंक ने 22-23 के लिए भारत की ग्रोथ रेट का अनुमान लगाया है। ठीक है, कि भारत की अर्थव्यवस्था किस रेट से वृद्धि करेगी, ये अनुमान लगाया वर्ल्ड बैंक ने, जो 8.3% की इसकी वृद्धि दर होगी। चलिए चलते हैं अब अगले सवाल की तरफ। और कल का ये जीके का सवाल जो मैंने आपको पूछा था कि 2011 जनगणना के अनुसार सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य कौन सा है? तो इसका सही जवाब है बिहार। बिहार जो है सो 2011 जनगणना के अनुसार सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य। जनसंख्या घनत्व मीन्स क्या होता है कि कम जगह पर अधिक लोगों का रहना, ये जनसंख्या घनत्व कहलाता है। ठीक है, जिसमें बिहार जो है सो पहले स्थान पर है। अब 2011 जनगणना की बात करें तो 2011 की जनगणना आयुक्त जो से सो कौन थे? 2011 के जनगणना के आयुक्त कौन थे? आप इसको कमेंट सेक्शन में बताएं कि इसके कौन जनगणना आयुक्त थे। ठीक है, अब चलते हैं, आपको अगले सवाल की तरफ ले जाते हैं। ये रहा आपके सामने आज का जीके का सवाल जो आपको बताना है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य म्यांमार से सीमा नहीं बनाती है? आप इस सवाल पर स्टार लगा लीजिए। ये सवाल आते हैं बार बार, एनटीपीसी में भी पूछा गया सवाल है, एनटीपीसी में भी पूछा गया सवाल है, एसएससी में भी पूछा गया है, एसएससी सीएचएसएल में ये पूछा गया सवाल है कि इनमें से कौन सा राज्य है जो म्यांमार से सीमा नहीं लगता है, उसका सीमा म्यांमार से नहीं लगता है। आप इसका जवाब कमेंट सेक्शन में दीजिएगा। मैं आशा करता हूँ इसका जवाब आप जरूर दीजिएगा। ठीक है, अब चलते हैं अगले सवाल की तरफ। और ये रहा, ख़त्म हो गया आज का सवाल, यहीं तक था। दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर करें और अपने दोस्तों के पास, अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर करना ना भूलें। और अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाले मेरे सभी वीडियो आप सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो चलिए, आप सेशन कैसा लगा हो आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा। सेशन कैसा लगा कमेंट में आप ज़रूर बताइएगा, ताकि मैं अगली बार जो आऊँ सो अगली दोगुनी ऊर्जा के साथ, एनर्जी के साथ आऊँ और आप लोगों को बताऊँ। तो चलिए क्लास को समाप्त करते हैं यहीं पर। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।